आया हुआ था, बहुत बड़ी फैमिली, सेठ का सबसे रिचेस्ट फैमिली सेन फैमिली से, और उसका छोटा बेटा जिसका नाम शीन होता है, उसके साथ शादी करने के बारे में बात चली हुई थी, लेकिन योना ने मना कर दिया था और वो उससे डाँट के बोल रही होती है कि वो सेठ का सबसे ज़्यादा पावरफुल फैमिली है, तुम उस फैमिली को मना नहीं कर सकती, तुम्हें उससे शादी तो करनी पड़ेगी। तभी योना जो होती है वो ये बोल रही होती है कि मैं उस बंदे को जानती भी नहीं हूँ और वो एक नंबर का प्ले बॉय है, मॉम फिर भी आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? ये सुनने के बाद मॉम बोलती है मुझे कुछ नहीं पता, 3 दिन के अंदर तुम शादी करोगी। इन दिन हम देखते हैं योना इसी बात की वजह से बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और वो अपनी बाइक को आगे की तरफ ले जा रही होती है और हमें दिखाया जाता है अब इस ड्रामे का मेन लीड जियांग, जो रिसेंटली चाइना वापस आया हुआ था और ऐसे अच्छा खासा हैंडसम भी दिखता है। क्लास में दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट उसे बोलता है बॉस, आप शहर वापस अपने भतीजे की शादी के लिए आए हुए हो, मैंने सुना हुआ है काफ़ी अच्छी खासी लड़की मिली है उसको, लेकिन हो नहीं रहा। वो बोलता है कौन है लड़की? ये सुनने के बाद वो बोलता है कि कोई नहीं, कोई योना नाम की लड़की है, ऐसे थी बड़ी प्रिटी, क्योंकि मैंने 1-2 फ़ोटोज़ उसके देखे हुए हैं। ये सुनने के बाद वो हँसता है और बोलता है कुछ नहीं, मेरे भतीजे की किस्मत खुली हुई है, बाकी कुछ नहीं, जाने दो। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर वो उसकी बाइक इतनी स्पीड में आगे जाती है कि जहाँ पर जियांग और उसका असिस्टेंट कार पे आ रहे होते हैं उनको भी ओवरटेक कर लेती है। ये देखने के बाद अब जो जियांग है उसके असिस्टेंट को गुस्सा आता है कि कौन लड़की, इसको दिखाई नहीं देता। खैर बाद में उसका असिस्टेंट बोलने लगता है बॉस मैं एक लड़की से तो नहीं आ सकता, या मैं मुझे चैलेंज कर रही है। कंटिन्यूअसली कुछ देर तक ये दोनों चेजिंग करते रहते हैं, लेकिन योना का हिम्मत ये लोग नहीं तोड़ पाते और वो रेसिंग जीत लेती है। और हमें दिखाया जाता है एंड में जहाँ पर जब असिस्टेंट बोलता है बॉस मुझे इसकी शक्ल देखने दो, मुझे देखना है कि कौन लड़की इतनी पागलों की तरह गाड़ी चला रही है। तभी हमें दिखाया जाता है योना अपना बाइक रोकती है, उसके बाद हेलमेट ओपन करती है और उसके बाद दोनों को देखती है और वो जियांग को देखकर फ्लाई किस देती है और बाय बोलती है। उसे छेड़ रही थी, मस्ती मजाक कर रही होती है और तभी असिस्टेंट थोड़ा सा एम्बैरेस होता है कि उसकी वजह से उसके बॉस को ये झेलनी पड़ी। लेकिन हमें दिखाया जाता है तभी जो असिस्टेंट होता है वो नहीं बल्कि जियांग देखता है योना के हाथ पे एक बहुत क्यूट सा ब्रेसलेट था। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर जब जियांग छोटा हुआ करता था उस टाइम पे कुछ लोग उसे बहुत बुरी तरह से बुली कर रहे थे। वहाँ पर योना आती है, उन लोगों को पीट देती है और वो बोलती है अगर मेरे दोस्त को दोबारा किसी ने परेशान किया तो मैं एक एक को देखूंगी मेरे पापा को बोलकर। और उस टाइम पर नेक्स्ट सीन जहाँ पर योना जो बंदा था उसको बोल रही होती है कि मैं इन फ्यूचर तुमसे शादी करूंगी और तुम्हें हर चीज़ से प्रोटेक्ट करूंगी, ठीक है ना? वो बोलता है ठीक है, और तुम्हें ब्रेसलेट रखो, मैं अगर वापस आऊँगा तो मैं तुम्हें इसी ब्रेसलेट से पहचानूंगा। और अभी प्रेजेंट में जैसे ही जियांग देखता है ये लड़की वही है, लेकिन कुछ क्या करता उससे पहले ये ना वहाँ से निकल चुकी थी। इसी बात की वजह से वो असिस्टेंट को बोलता है जल्द से जल्द उस गाड़ी उस बाइक की पीछा करो। लेकिन ये लोग इतने आगे निकल चुके थे कि वो योना को ढूंढ नहीं पा रहे होते, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए ये दोनों योना को कैच करने के लिए आगे की तरफ निकल लेते। ये दोनों वहाँ से क्लब की तरफ निकलते, मतलब उस बाइक का पीछा करते करते वो लोग वहाँ तक पहुँच चुके थे। उसके बाद ये लोग उस क्लब के अंदर चले जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद ये लड़की वहीं पर इन लोगों को मिलने वाली है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब योना बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपने दोस्त को बोल रही थी कि 3 दिन के बाद तो मुझे सगाई करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं। उसकी बेस्ट फ्रेंड लेडी बोलने लगती है कि तुम भाग भी तो सकते हो ना। ये सुनने के बाद हंसती है और बोलती है अगर मैं भागने की ट्राई करूँगी तो मेरी मम्मी मुझे वापस लौटा के बहुत बुरी तरह से मेरी लाइफ की वाट लगा देंगी, तो उस टाइम पे मुझे कुछ करना पड़ेगा और मुझे नहीं पता एग्जैक्टली मैं क्या करके बच सकती हूँ। और तभी उसकी दोस्त उसे हंसते हुए बोलती है अगर ऐसी बात है तेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह होने ही वाली है तो एक काम कर, कोई हैंडसम सा बंदा पकड़, उसके साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले, 3 दिन ही सही, लेकिन ऐसा हो सकता है कि तेरी लाइफ बदले। या फिर मेरे पास एक और आइडिया है। वो बोलती क्या? तभी वो बोलती है तुम्हें उस फैमिली में शादी नहीं करनी है ना, वो फैमिली इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ता जोड़ना चाहती है क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत दिखती हो। तो एक काम करो, किसी ऐसे लड़के को पकड़ो जो तुम जानती भी नहीं हो, उसके साथ एक नाइट गुजारो, क्योंकि अपनी फर्स्ट टाइम को तुम इस तरह से वेस्ट तो नहीं कर सकती हो। वो हंसती है और बोलती है अभी के लिए सारी बातें जाने दो, लेट्स एंजॉय। वो नाचने लगती है, बहुत ड्रंक होती है। एज वेल एज हमें दिखाया जाता है वो लड़खड़ाते हुए आगे की तरफ जा रही होती है। तभी वहाँ पर जो हमारा जियांग था, आप पूछता है जियांग उसे पकड़ता है, बोलता है तुम। तभी वो बोलती है तुम। वो याद करते हैं कि उसने उसे फ्लाइंग किस दिया था। वो बोलती है एक फ्लाइंग किस देने से तुम इससे पीछे पीछे आओगे, मुझे पता होता तो मैं 2-4 दे देती, नॉट बैड, काफ़ी अच्छी दिखती हो। वो बोलते तुम्हें मैं याद हूँ। वो इस उम्मीद में था कि वो बचपन वाली दोस्त याद करे। वो बोलती है हाँ मुझे याद हो। और उसके बाद वो उससे बोलती है यहाँ पर तुम क्या कर रहे हो, मुझे ढूंढने के लिए आए, बताओ क्या चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? वो बोलता है मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा था, आज की बात नहीं है। वो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है। वो बोलता है क्या? तभी वो मन ही मन में सोचती है उन लोगों को मुझसे शादी करनी है ना, मुझे ज़बरदस्ती पिंजरे में कैद करना चाहते हैं। सेन फैमिली में इन्वॉल्व होना, सेन फैमिली के उस गधे से शादी करना, मतलब मेरी लाइफ पूरी तरह से तबाह। इतने सारे अफेयर्स रहे उसके, एक नंबर का प्लेबॉय और गधा इंसान है, एक नंबर का हिपोक्रेट है। मैं उस
शेन के साथ शादी करके अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर रही हूँ। अगर मैं उससे पहले किसी के साथ नाइट स्पेंड करूँ और प्रेग्नेंट हो गई ना, उसके बाद वो लोग बहुत ह्यूमिलेट होंगे। ऐसा वो सोचती है और उसके बाद अपना घर निकालती है और बोलती है, क्या तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करना चाहोगे? उसके बाद मैं तुम्हें बताऊँगी कि मैं तुम्हें जानती हूँ या नहीं, फिर मैं ये बताऊँगी कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ या नहीं। वो बोलता है, तुम सच्ची बोल रहे हो? वो बोलती है, हाँ, मैं मज़ाक नहीं करती। ऐसी हालत में कौन मज़ाक करता है? उसके बाद वो उसे गोदी में उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। जब तक असिस्टेंट आता है, तब तक उसे पता चल चुका था कि बॉस को डिस्टर्ब करना अभी पाप लगेगा। उसकी वहाँ से चली जाती है। उसके बाद जियांग उस ब्रेसलेट को देखता है जो वो गलती से वहीं पर भूल गई थी। उसके बाद वो उस ब्रेसलेट का फ़ोटो निकालता है और उसके बाद अपने असिस्टेंट को भेजता है और वो बोलता है कि इसका करंट ओनर के बारे में पता लगाओ कि क्या सच में यही है या फिर कोई और, या फिर मुझे कोई घर पे योना पहुँचती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसकी मॉम बोलती है कि तुम पूरी रात कहाँ पर थी? वो बोलती है मॉम मैं अपनी फ्रेंड के साथ थी। ये सुनने के बाद उसकी मॉम को बहुत गुस्सा आता है। वो उससे बोलती है घुटने पे बैठो, वो घुटने पे बैठती है। उसके बाद वहाँ पर वो लाठी लेके आती है और उसके बाद वो उसे मारने लगती है, ये बोलते हुए कि तुम शेन फैमिली की बहू बनने वाली हो, वहाँ की प्राइड, और इस तरह से तुम बाहर गुलछट उठाओगे। पूरी रात मैंने तुम्हें ये सिखाया हुआ है। सीना, ऐसा वो बोलने लगती है। सीना कौन है? शायद लगता है इनका कोई और बेटी है। और आंटी जी उसे बोलने लगती है कि तुम इतनी ज़्यादा स्टूपिड हो, तुम हमारे खानदान का नाम खराब करोगी, तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, तुम्हारी 2 दिन के अंदर सगाई होने वाली है और इस तरह से तुम बाहर ही घूमती फिरती हो। वो बोलती है, मम्मी ने आपकी बातें सुनी ना, मैं कर रही हूँ ना एंगेजमेंट आपके हिसाब से पसंद किए हुए लड़के को। वो बोलती है, नहीं सीना, तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना है, तुम बहुत बदतमीज हो गई हो, बोल के मारने लगती है। उनका लाठी को पकड़ती है, बोलती है, माँ मैं सीना नहीं हूँ, मैं यूँ ना हूँ, आपकी बड़ी बेटी है, आपको क्यों नहीं समझ में आता? प्लीज़ ध्यान से देखिए। वो बोलती है, नहीं तुम मेरी सीना हो, मेरी छोटी बेटी हो जो मेरी हर बात मानती है। वो रोने लग जाती है, पैनिक करने लगती है। तब पता चलता है आंटी जी थोड़ी दिमाग से खुसकी हुई है और शायद ऐसा भी हो सकता है कि इनकी दोनों बेटी थी और एक अच्छी वाली थी, मतलब थोड़ी-सी शांत जो मॉम की हर बात मानने वाली, एक थोड़ी-सी कूल टाइप की। तो ये एक टपक गई होगी और दूसरी यहाँ पर वो कर रही है अपनी मॉम का पागलपन। वो बोलने लगती है कि तुम तो आजकल मेरी कोई भी बातें नहीं सुनती, अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगी तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। बोलते-बोलते खुद ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा नौटंकी करने लगती है। पहले अब ये सब कुछ देख के बेचारी यूना को बुरा लग रहा था, लेकिन बाद में क्या करती, माँ तो माँ है ना। इसी बात की वजह से अपनी माँ को बोलती है कि माँ प्लीज़ आप शांत रहिए, आपको ये सब कुछ नहीं सोचना है, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। वो वहाँ पर चाकू उठा के बोलने लगती है कि अगर तुम मेरी बेटी नहीं हो, अगर तुम मेरी बातें नहीं सुनोगी ना, तो मैं अपने आप को ख़त्म करूँगी। मेरा जीने का क्या फ़ायदा, क्योंकि सीना ही मेरी बातें सुनती थी, तुम नहीं सुनती हो, बोल के वो अपने आप को स्टॉप करने वाली थी। तभी वो बोलते हैं, नहीं मॉम, मैं आपकी बातें हर बातें सुनूँगी, आप मेरी मॉम हो, मेरा आपके अलावा कौन है जो मैं जिसके लिए जी रही हूँ, प्लीज़ आप कुछ मत करो, बोल के रोने लगती है, अपनी मॉम को हग करने लगती है। और तभी मॉम तब जाके थोड़ी शांत होती है और उसके सिर पे रखती है और बोलती है, मेरी सीना सब कुछ सुनेगी और मेरी बेटी हर बात मानती है जो मैं बोलती हूँ। बोलने लगती है। माँ का अलग से पागलपन चल रहा था और बेचारी योना इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा पैनिक और परेशान सिचुएशन में हो रही होती है। उसके बाद योना बहुत ज़्यादा सैड थी और वो एक फ़ोटो को देखती है। ये नहीं दिखाया जाता कि फ़ोटो में कौन थी, लेकिन हाँ, फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर बिल्कुल उसकी तरह देखने वाली जो एक्चुअल सीना थी उसकी डेथ हो गई थी। उसके बाद वहाँ पर जब योना पहुँचती है, वो देखती है उसकी मॉम का पूरा कंडीशन था। वो अपनी मॉम को सँभालने की ट्राई करती है। उसकी मॉम तो कंटिन्यूअसली अपनी मरी हुई बेटी को पुकार रही होती है और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब सीना जो होती है उसको लाया गया। उसके बाद तो मॉम तो बहुत टेंशन में, बहुत पैनिक, अचानक से पागलों की जैसी हरकत करने लगती है और तब वो अपनी बड़ी बेटी को यानी कि योना को ही अपनी छोटी बेटी मानने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। पहले तो योना को नहीं समझ में आता ये सब कुछ क्या चल रहा है। बाद में उसे डॉक्टर से उनका सिचुएशन समझ में आता है कि उसकी मॉम का मेंटल कंडीशन खराब हो चुका है, ट्रॉमा आ चुका है। इस बात की वजह से तब से लेकर आज तक वो अपनी बहन की लाइफ जी रही थी और हाँ, उसने अपनी सारी ख्वाहिशों और अपने सारे सपनों को तोड़ दिया था और अभी प्रेज़ेंट में वो ये सब कुछ याद करके बहुत रो रही थी। इससे हम ये जान सकते थे कि जो सीना है उसके मंडपा में दिखाया जाता है जो शेन है, शेन के एंगेजमेंट डे पर, जहाँ पर जियांग भी आया हुआ होता है। उसके ऊपर वाले माले में उसका असिस्टेंट आता है और वो बोलता है कि बॉस, आपका भतीजा बहुत ज़्यादा लकी है क्योंकि उसको बहुत अच्छी लड़की मिली हुई है, उसका कोई बुरा रिकॉर्ड है नहीं। हाँ, हमने उसका फ़ोटो ढूँढवाया हुआ है आपको दिखाने के लिए और उसकी फैमिली अच्छी खासी है, उसकी फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम थे, उसी को सॉर्ट आउट करने के लिए आपके भतीजे के साथ वो शादी करने वाली है। ये सुनने के बाद वो हँसता है और वो बोलता है, अगर कोई गरीब लड़की
लो क्लास वाली लड़की किसी हाई क्लास बंदे से शादी कर रही है, उसका मतलब ये मत सोचना कि वो कोई फ़ेवर कर रही है, उसको बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया होता है। अक्सर वही सच है और यहाँ पर भी यही होगा, क्योंकि ऐसी लड़कियों से क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। ये सुनने के बाद वो हँसता है और बोलता है कि बस हर हर लड़की ऐसी नहीं होती है, आप टेंशन मत लो। उस टाइम पे वो बोलता है, वो सब कुछ छोड़ो, मुझे बताओ कल रात वाली लड़की के बारे में कुछ पता चला? ये सुनने के बाद वो बोलता है, बॉस उसके बारे में हम ढूँढ रहे हैं, डोंट वरी पता चल जाएगा। और तभी वो बोलता है, मुझे इस इनके में रहने का कोई शौक नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वहाँ पर फ़ोन आया और तभी वो बोलता है, बॉस हमें उस लड़के के बारे में पता चल चुका है, हमें फ़ोटो मिला है, तो देखना चाहोगे? वो बोलता है, हाँ मुझे देखना है। और तभी वो मोबाइल पकड़ने वाला था, नीचे अनाउंसमेंट होती है कि ब्राइडल ग्रूम होने वाले आ रहे हैं। और तभी असिस्टेंट बोलता है, बॉस आपके भतीजे की होने वाली बीवी आ रही है, देखते हैं शक्ल कैसी है इसकी। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो फ़ोन देखने से पहले अपनी भतीजे की होने वाली बीवी को देखना चाहता था, और जैसे वो देखता तो शॉक में, असिस्टेंट भी शॉक में। और तभी हमें दिखाया जाता है, अब आप तो समझ गए होंगे कि योना यहाँ पर बस प्रेटेंड कर रही थी, शी वाज़ हैप्पी, ऑब्वियसली शी वाज़ नॉट हैप्पी। और तभी असिस्टेंट बोलता है, ये लड़की यहाँ पर आपके भतीजे के साथ। और तभी उसको इतना गुस्सा आया, मतलब होता है ना, एक इरिटेटिंग फील हो रहा था, जो ग्लास पकड़ रहा था वो अचानक से टूट जाता है। असिस्टेंट समझ जाता है कि बॉस के दिल को बहुत जोर से धक्का लगा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो वहाँ से निकल लेता है। अब हमें दिखाया जाता है नीचे अनाउंसमेंट होती है, सब लोग कपल को कंग्रेचुलेशन देने लगते हैं और रिचुअल स्टार्ट होता। वहाँ पर मॉम बोलते कि मैं आज तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। अब बेचारी को मॉम की अच्छी बेटी तो बनना ही था। एंड हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर एक और कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम लिली होता है। लिली कुछ खास अच्छी लग नहीं रही थी, मतलब खुश लग नहीं रही होती है। वो वहाँ पर कोई भी मौका नहीं छोड़ रही थी योना को ताने मारने के लिए, लेकिन योना बड़े काम तरीके से उसको हैंडल कर रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है एंट्री लेता है जियांग वहाँ पर आके बोलता है, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मुझे ये नहीं पता था कि मेरे भतीजे को इतनी खूबसूरत बीवी मिलने वाली है। वो बोलता है, आप थोड़ी सी लिमिट पे अंकल, ये मेरी होने वाली वाइफ है योना। वो बोलता है, हाय मैं इसका अंकल हूँ। मन मन में सोचती है, ये यहाँ पर ये वो कौन है, मैं कहाँ फंस गई। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो बोलती है हाय। और उस टाइम पे बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम दोबारा मिलेंगे। वो बोलते क्या आप दोनों मिल चुके पहले? मॉम ये पूछती है और वो डरती है कि क्या ही बताएगी, मतलब कैसे बता सकती है, राइट। और तभी वो बोलती है, मुझे लगता है आपने किसी गलत को समझ लिया, मैं और आप तो मिले नहीं हैं। आई डोंट थिंक कि हम दोनों मिले हैं, तो भी मैं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों को याद करती हूँ। ऐसा बोल के उसके हाथ जिस पे चोट लगी हुई थी उसको हैंकी से पकड़ती है, जोर से पकड़ती है। वो बोलता है, हाँ शायद मैंने गलत बंदे को पकड़ लिया, या फिर ऐसा हो सकता है कि गलतफहमी है, क्योंकि सुना हुआ है ना इस दुनिया में एक ही शक्ल के 7 लोग होते हैं, तो आप भी उनमें से कोई होंगी। एक हेल्प करोगी? वो बोलते क्या? तभी बोलता है, क्या मेरे हाथ को बैंडेज करोगी? ओह! वहाँ पर शिन बोलता है, आपको यहाँ पर मेरे एंगेजमेंट पे आके तमाशे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी वो बोलते हैं, नहीं-नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगी। अब तो हम फैमिली बनने वाले हैं ना, तो दैट्स फाइन। और वो वहाँ पर उसके हाथ को बैंडेज बाँधती है, बोलती है, मिस्टर क्या है आपका नाम? तभी वो बोलते हैं, जियान। वो बोलती है, थोड़ा-सा ध्यान दिया कीजिए अपने आप को, क्योंकि आप बहुत बड़ी फैमिली को बिलॉन्ग करती हो और बड़े लोगों को ना इस तरह से लापरवाही करनी नहीं चाहिए। और तभी हमें दिखाया जाता है, वो उसका बैंडेज बाँधा जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है, लिली आती है और बोलती है, सीना तुम तो बहुत बड़े पियानो चैंपियन रह चुके हो ना, और आज तुम्हारा एंगेजमेंट है, तो हम चाहते हैं कि तुम्हारा हाथ से बजा हुआ पियानो सुन सके। वो थोड़ा-सा डरती है, तभी वो बोलती है कि नहीं एक्चुअली एंगेजमेंट है और ये सब कुछ। तभी वो बोलती है, हाँ, क्यों नहीं? तभी मॉम बोलती है, हाँ, हाँ, सीना बहुत अच्छे से जानती है पियानो बजाना। और तभी हमें दिखाया जाता है, जो हमारी यूना थी वो थोड़ी-सी घबराई हुई थी, तब उसका फियांसे भी बोलता है कि हाँ, हाँ, तुम कर लो, कोई बात नहीं। यहाँ पर सब लोगों को अच्छा लगेगा, अगर सब लोग चाहते हैं तो क्यों नहीं? और तभी हमें दिखाया जाता है, वो थोड़ी-सी पैनिक थी, फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर उसकी मॉम जब सीना की डेथ हुई थी, उस बात पे हमें दिखाया जाता है, क्योंकि सीना को पियानो पे बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब पियानो बजाना उसका जान था, म्यूज़िक में उसको इंटरेस्ट था। तो वो अपनी बेटी को, मतलब योना को उस रूम में लॉक किया करती थी, ये बोलते हुए कि जब तक तुम कंप्लीटली ना सीखो तब तक तुम यहाँ से बाहर मत आना। और रोती रहती थी। ऐसे बंदे ने बहुत ट्रॉमा चला हुआ है अपनों से ही, और वो भी प्रेजेंट में थोड़ी-सी पैनिक थी। तभी हमारा जियांग बोलता है, एक काम करता हूँ, मैं भी आपके साथ सीखता हूँ, डोंट वरी मैं हूँ, थोड़ा-थोड़ा मुझे भी आता है म्यूज़िक, ऐसा वो बोलता है। और उसका हाथ पकड़ के बोलता है, चलिए मैं सिखा देता हूँ, डोंट वरी, या फिर मैं आपसे सीखूँगा। उसे लेके वहाँ से चला जाता है। जिस सेक्शन में पियानो बजाना था उस सेक्शन पे पर्दा लगा हुआ था, और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जाने के बाद दोनों साथ में पियानो को प्ले करने लगते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है पियानो का साउंड भी शुरू होता है, और साथ में हमारा जियांग का फ्लर्टिंग भी। वो बोलता है, मेरे भतीजे के साथ रिश्ता पक्का होने के बाद मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकता
था कि मिस सीना आपको बाहर जाके लड़के ढूँढने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे मुझे पता है मेरा भतीजा कुछ ख़ास ढंग का है नहीं, फिर भी इट्स रियली बैड ना। ये सुनने के बाद वो बोलती है और इतनी बड़ी फैमिली के बेटे होने के बावजूद भी आपको भी नाइट क्लब पे एज़ एन मेल मॉडल काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, मैंने ये भी नहीं सोचा था। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है कि लगता है मैंने आप पर कुछ ज़्यादा ही अच्छा इंप्रेशन छोड़ा हुआ है उस रात को, जो आप भुला नहीं पा रहे हो उस रात को। बड़ा प्यारा पियानो प्ले होने की वजह से बाहर सब लोग तो योना की तारीफ़ें करने लगते हैं और ये बोलने लगते हैं कि बहुत उलझाना लड़की है, इतनी टैलेंटेड है, कितना प्यारा धुन बजा रही है। दीदी बिल्कुल भी खुश लग नहीं रहे होते, लेकिन मॉम तो आपने आपको बहुत प्राउड फ़ील कर रही होती है, मतलब जो तारीफ़ें होती है ना, वो सुन-सुन कर वो तो बहुत खुश हो रही होती है। और तभी हमें दिखाया जाता है लिली बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और तभी हमें दिखाया जाता है जो मॉम थी वो बोलती है कि मेरी बच्ची तो बचपन से ऐसी ही है, बहुत ज़्यादा ऑब्डीएंट है। मिस लिली, आई थिंक तुम मैनिफेस्ट कर रही हो क्या? टूट गया? तो अब इसमें क्या है? मशीन है ना, इंसान नहीं है। इंसान टूटते हैं तो मशीन तो खराब हो ही सकता है, उसको रिपेयर करवाया जाता है। तो हाँ, ये टूटा था और मैंने करवाया रिपेयर, दैट्स इट। और तभी हमें दिखाया जाता है वो उससे बोलती है कि अगर ऐसी बात है तो इतने टाइम से इतना गंदा साउंड आ रहा था बस पियानो खराब होने की वजह से, बोलते हैं हाँ। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो शन है वो बोलता है तुम्हारे होठों को क्या हुआ? ऐसे लाल-लाल क्यों है? और तभी हमें दिखाया जाता है अभी पास में जहाँ पर उसने काट दिया था, क्योंकि छोड़ नहीं रहा था, बंदा चिपक रहा था चुंबक की तरह। वो बोलता है कुछ नहीं, वो एक्चुअली किया होगा शायद, ऐसा बोल के अपने लिप्स को टच करता है और उसको देखता है, मतलब योना की तरफ। योना को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से फ्लैशबैक जहाँ पर उसने उसे ब्रेसलेट दिखा के बोला था कि तुम बोल सकते हो लेकिन मैं नहीं बोल सकता इन सब चीज़ों को। अब उसे याद आया या नहीं पता नहीं। अभी प्रेज़ेंट में असिस्टेंट तो समझ चुका था क्या माजरा है। वो ऐसे थोड़ी-थोड़ी स्माइल कर रहा होता है और तभी शेन जो होता है वो बोलता है ये मेरा एंगेजमेंट है। तुम्हारा कोई यहाँ पर मूवी शूट करने का बैंक्वेट नहीं, या फिर यहाँ पर तुम किसी के साथ अय्याशी करो। मेरी फियांसी कंफर्टेबल नहीं है इन सब चीज़ों से, तो आई थिंक तुम्हें ये सब तमाशा क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। कुछ ऐसा मत बोलो जो मेरी फियांसी एम्बैरेस हो। और तभी मामला खराब ना हो इस बात की वजह से जो यूँ थी वो बोलती है मैं बहुत थकी हुई हूँ, तो शेन क्या हम मॉडल जा सकते हैं, आराम करना है मुझे। वो बोलता है कोई बात नहीं। उसके बाद उसे लेके जाने वाला था तभी जियांग जानबूझ के उसके हाथ को टच करता है और फ्लर्टी इशारा करता है। वो लोग वहाँ से चली जाती है और हमें दिखाया जाता है जो लेली थी वहाँ पर आती है और वहाँ पर पियानो चेक करती है। वो तो ठीक ही था, वो समझ जाती है दोनों झूठ बोल रहे हैं। और हमें पैरेलल दिखाया जाता है जहाँ पर यूना और शेन जा रहे होते हैं, तभी उसे कॉल आता है। शेन जो है उसे ये दिखा के मुझे तुम्हें कुछ बताना है तो जल्दी आ जाओ। और तभी वो फ़ोन को काटता है और उसके बाद योना को बोलता है एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया था, मैं तुम्हें बाद में मिलूँगा, ठीक है ना? वो बोलती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम जाओ। और तभी उसको फ़ोरहेड पे किस करने वाला था, लेकिन वो तो 3 स्टेप पीछे हटती है। वो बोलता है आज हमारा एंगेजमेंट हुआ है, लेकिन तुम बिल्कुल भी अब मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो, लेकिन डोंट वरी, मैं तुम्हें इनफ टाइम दूँगा और हमारे रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोई जल्दी नहीं है। ऐसे भी हम दोनों का रिश्ता पक्का हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुका है, तो अब कुछ इश्यू नहीं, बोल के बाय बोलता है। वो बोलते हैं ठीक है, अपना ख्याल रखना। उसके बाद वो अंदर जाता है, तो उसके बाद वो अपने हाथ जिसको अभी शेर ने टच किया था उसको गंदी तरह से पोंछने लगती है। एज़ यू नो, एज़ वी ऑल नो कि उसको इस रिश्ते पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। दिखाया जाता है जो जियांग था, जियांग वहाँ पर वो ब्रेसलेट देखता है, स्माइल करता है योना को याद करते हुए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे कॉल आता है खुशी का, जिसके बाद वो बहुत खुश था। शायद योना के बारे में उसे पता चला था। एक्चुअली नीचे रिसेप्शन से कॉल आया था ये बोलकर कि कोई लड़की आपसे मिलना चाहती है। उसके बाद दरवाज़ा नॉक नॉक होता है, वो दरवाज़ा ओपन करता है। योना को देखकर वो बहुत खुश था, उसे अपने पास खींचता है और उसके बाद वो उसके साथ रोमांस करना स्टार्ट कर देता है। योना उसे बोलती है मैंने सोचा नहीं था जो बंदा बहुत काम है, मैंने सुना हुआ था, वो मुझे बता रहा था कि उसका भतीजा बहुत बुरा है, एक नंबर का प्ले बॉय है, लेकिन हरकतों से तो लग रहा था कि वो ज़्यादा इंस्पिरेशन आप इसे मिली है, उसे किस करने वाला होता है। और उससे बोलता है तुम्हें इस टाइम पे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, मुझे लगता है तुमने मेरी बात को सीरियसली ले ली, तो मुझे तो कोई इश्यू नहीं है, अगर तुम मेरे भतीजे से इंगेजमेंट होना चाहते हो तो मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ। वो बोलती है लेट्स सी। और उसके बाद उसके साथ रोमांस करने लगता है, बेड पे लेता है और उसका जिप ओपन करने लगता है कपड़े का। तभी उसकी बहुत क्लोज आती है, वही डिब्बा, वही बॉक्स जो उसका ब्रेसलेट रखा हुआ था उसको छीन लेती है और बोलती है आज यहाँ पर मैं तुम्हारे साथ मज़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, ना ही खेलने के लिए आई हूँ, मेरे पास कुछ और काम है और मेरी चीज़ों को इस तरह से छीना मत कीजिए, लाया मत कीजिए, क्योंकि मुझे अपना चीज़ वापस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं इजीली कर देती हूँ। और तभी वो बोलता है तुम ऐसे जाने वाली हो? वो बोलती है क्यों, यहाँ पर मैं क्यों रहूँगी? और तभी वो बोलता है तुम इस तरह से आग बुझाकर नहीं, आग लगा के नहीं जाने वाली, नहीं जा सकती। वो बोलती है मैं आग लगाने में एक्सपर्ट हूँ, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कैसे बुझाना है, वो आपका काम है, गुड बाय बोल के यूँ ना जाने वाली होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो जियांग था उसको उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बोलता है कि आपके भतीजे क्लब पे आईएएस करे किसी लड़की के साथ। वो बोलता है ओके। और उस टाइम पे योना को वो बोलता है रुको, तुम मेरे भतीजे को बहुत अच्छा मानती हो ना, तुम्हें पता है कि वो कितना बड़ा गधा है? वो बोलती है डोंट नीड टू इस तरह से मुझे
मैनिपुलेट करने की ट्राई मत करो। तभी वो उससे बोलता है, अगर तुम जानना चाहती हो मेरा भतीजा कितना बड़ा घटिया है तो चलो मैं तुम्हें नमूना दिखाता हूँ। उसके बाद हम सीधा देखते हैं क्लब पे, जहाँ पर लिली के साथ सेल लगा हुआ था और वो बोल रही होती है कि मैं श्योर हूँ पियानो नहीं बिगड़ा था और वो दोनों साथ में थे। तुम्हें क्या लगता है कि उन दोनों का कुछ हो रहा था? और तभी वो बोलता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। आप देखो, तुम्हें तो पता है ना ये ना गुड फॉर नथिंग है। वो जिस फैमिली से बिलोंग करती है ना, मेरा बस चलता मैं कभी भी उसके साथ शादी ना करता, लेकिन क्या करूँ दादाजी और घर वाले। डोंट वरी, वो एक अच्छी वाइफ बनेगी, लेकिन अच्छी वाइफ वाली ड्यूटी कुछ पूरी नहीं करेगी, उसे एक हस्बैंड का प्यार नहीं मिलेगा। वो हंसती है और बोलती है, डोंट वरी, वो तो मुझे पता है तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो। और तभी हमें दिखा जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांस किए जा रहे होते हैं और तभी वहाँ पर योना और जियांग आ पहुँचते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसको उसकी मॉम की बातें याद आ रही होती है। ऐसे उसे सेन से शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसने सिर्फ़ अपनी मॉम की वजह से सेन से शादी करने के लिए हाँ बोला था। लेकिन हाँ, अपनी आँखों के सामने तुमने उसने ब्रांड न्यू चीटिंग देखा तो बर्दाश्त नहीं कर पाई। तभी जो जियांग होता है उसकी आँखों को बंद करवाता है और वो बोलता है, देखो मत, मेरी तरफ देखो। फ्लैशबैक टाइम, जहाँ पर जो यंग है उसने अपनी मॉम को जंप लगाते हुए देखा था और उन पूरी तरह से खून से लथपथ थी ज़मीन में, मतलब उनकी मॉम ने खुद से किया था वो पता चलता है। तभी ये दोनों एक दूसरे के साथ होते हैं। एज वेल एज हमें देखा जाता है उस टाइम पे जो योना थी उसकी आंखों बंद करके बोलती है कि देखो मत, मेरी तरफ देखो। अभी प्रेजेंट में जब वो उसकी तरफ देखती है उसके बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था, उसके साथ रोमांस करने लगती है, मतलब किस करने लगती है और वो दोनों रूम में पहुंच जाते हैं। रूम में जाने के बाद दिखाया जाता है बड़ा प्यारा सीन, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ थे और योना ऑलमोस्ट उसको विश करने वाली थी, मतलब दोनों का काम चालू होने वाला होता है। उसी समय पर दिखाया जाता है योना उसे बोलती है, ऐसे तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत बड़े स्टूपिड हो या फिर तुम बहुत बड़े गद्दार हो? बोलता है क्यों? वो बोलती है, तुम शेन फैमिली के बड़े बेटे हो और फिर भी तुम उन लोगों को ही धोखा दे रहे हो। उस फैमिली की होने वाली बीवी के साथ, बेटी के साथ रोमांस कर रहे हो, उस फैमिली की होने वाली बहू के साथ ये सब कुछ करना शर्म नहीं आता? कुछ भी बोलो, तुम्हारे खानदान से मेरा रिश्ता जोड़ने वाला है। वो बोलता है, वो फैमिली मेरी जरूर है, लेकिन वो भतीजा जो उसकी हरकतें मेरे कहलाने के लायक नहीं है ना, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। तुम मेरे साथ जैसा चाहो कर सकती हो, बस तुम्हारा एक काम सुनना तुम्हें मेरा एक काम सुनना पड़ेगा। वो बोलती क्या? तभी वो बोलता है, सगाई तोड़ दो मेरे भतीजे से, क्योंकि तुम्हें मैं सब कुछ दे सकता हूँ जो मेरा भतीजा दे सकता है। और हाँ, मैं लॉयल भी हूँ, किसी से बाहर जाके मुंह तो नहीं मारूंगा। वो बोलता है, तो वो बोलती है कि मैं किस तरह से जी रही हूँ या फिर किस तरह से मर रही हूँ, लेकिन आप बस ये देखते रहते हो कि आप अपने खानदान का नाम कैसे आगे बढ़ा सकते हो। पहले ये देखो आपकी खुद की बेटी किस तरह से तड़प रही है। वो उससे लाठी मारने लगती है, बोलती है कि तुम बहुत ज़्यादा जुबान चलाने लगी हो। योना को मारती रहती है बेचारी योना, उसके लिए कोई बड़ी बात थी नहीं, तो बस आज भी हमेशा की तरह अपनी मॉम की बदतमीजी और मॉम बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और उससे डांटने लगती है कि तुम्हारी वजह से हमारा रेपुटेशन खराब हो सकता था। तुम्हें मैंने इतने अच्छे से सब कुछ सिखाया और तुमने मेरा नाम खराब किया, पागल जैसी हरकतें कर रही थी। तभी योना बोलती है, मॉम आपको कभी मेरी फिक्र तो थी ही नहीं और आपको कभी मेरी पड़ी थी ही नहीं, आप हमेशा अपने रेपुटेशन का बताती रहती हो, अपने रेपुटेशन के लिए डरती रहती हो। उस रेपुटेशन का क्या करोगे जब आपकी खुद की बेटी आपके साथ खुश नहीं है? प्लीज़ मॉम, आप ऐसा कुछ करना बंद करो, आखिरी बार बोल रही हूँ। तभी वो बोलती है, तुम उतनी बड़ी फैमिली की बहू बनने वाली हो, वो स्टेटस मैंने कैसे तुम्हारे लिए कमाया, तुम भूल गई क्या? वो बोलती है, मॉम मुझे उस घर में बहू बनने के लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, आपको पता है। वो बोलती है, नहीं तुम क्या मेरी बातों को टालोगी, तुम मुझे मना करोगी, तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी? वो बोलते हैं, मॉम मुझे आपके साथ लड़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मॉम आपको पता है वो कैसा है। और उसके बाद वो वीडियो दिखाती है और बोलती है उसको किसी और लड़कियों में इंटरेस्टेड है, वो एक नंबर का प्लेयर है मुझे पता है, लेकिन आप अपनी आँखों से देखने के बावजूद भी आप चाहती हो कि मैं उस घर में शादी करूँ। मॉम प्लीज़ मैं नहीं कर सकती इस घर में शादी। वो उसे मारने लगती है और तभी रोहन जो योना थी वो बोलती है, आपको कभी मेरी पड़ी थी नहीं, आपको बस अपना स्टेटस झूठा रुतबा और नाम का ही पड़ा हुआ है। वो बोलने लगती है कि तुम अब भी इस दुनिया में जो आई हो ना वो मेरी वजह से है, और तुम जो इतनी बड़ी सक्सेसफुल पियानो आर्टिस्ट बनी हुई हो वो भी मेरी वजह से। मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिलाया यार, अब तुम मेरी बातों को मना करोगी? वो बोलती है, मॉम मुझे आपकी बातों को मना करने का कोई शौक नहीं, लेकिन आप जिस तरह से मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स करते हो वो मुझे पसंद नहीं है। प्लीज़ मुझे कभी तो अपने आप से जीने की परमिशन दीजिए, आप बहुत कर चुके हैं, हद हो गई। मॉम बोल के रोने लग जाती है। मॉम उसके पास आती है, उसे बोलती है कि सब कुछ मैं तो तुम्हारे लिए कर रही हूँ ना, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ सरीना। ना परेशान हो, समझती है कि मॉम ऑलरेडी फिर से एक बार अपने पागलपन में उसको योना ने बल्कि ना समझ रही थी और बेचारी वो कुछ कर भी नहीं पा रही थी। उसके बाद अब हमें दिखाया जाता है जियांग योना के घर की तरफ आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है योना जो थी वो बोलती है, आप मेरे साथ जो करना चाहे कर सकती हो, बिकॉज़ आपने मुझे पैदा किया हुआ है, इतना हक आपका बनता है, लेकिन
मैं हमेशा आपकी पॉकेट बन के रहना नहीं चाहती। मेरी भी कुछ ख्वाहिशें, मेरी भी कुछ उम्मीदें हैं और मैं नहीं कर सकती ये सब कुछ। एक अच्छी बेटी होने का ड्रामा मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे इतना तो समझ में आ चुका है। मैं कुछ भी करूँगी आपको कभी पसंद नहीं आऊँगी मैं, क्योंकि आपको हमेशा आपकी छोटी बेटी पसंद थी, जो मर चुकी है। और आप मुझे मेरे ऊपर अपने सारे शौक को थोप रहे हो। आई डोंट नो सिर्फ आप कैसे हैंडल करते हो कि आपकी अच्छी बेटी होने के सारे फ़र्ज़ निभाते निभाते वो खुद ही मर चुकी है, तो मेरी क्या गलती है? मैं आपकी पॉकेट नहीं हूँ। अगर आप आज अभी भी मुझे अपनी बेटी मानती हो तो प्लीज़ मुझे इस सगाई को तोड़ने दो। मैं नहीं करने वाली उस घर में शादी, ना ही सगाई। मुझे ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मॉम, प्लीज़। वो बोलती है नहीं, तुम नहीं तोड़ सकती। हमारे रुतबे का क्या होगा? हमारे नाम का क्या होगा? ऐसे बुढ़िया पागल हो चुकी थी, लेकिन फिर भी रुतबा, फैमिली, रेपुटेशन हिना वही फोकस की जा रही होती है। और तभी हमें दिखा जाता है, क्यों ना बोलते हैं मॉम, और मेरी खुशी का क्या? वो बोलती है तुम्हारी खुशी तो वही है ना जो मैं सोचूंगी, मैं तुम्हारे लिए बुरा सोचूंगी। वो तभी क्यों ना बोलती है, हाँ मॉम आपने कभी मेरे बारे में बुरा सोचा नहीं है, लेकिन हाँ आप जो सोचे ना उससे मेरा कुछ भला भी नहीं हुआ। तो आप ध्यान से सुनो। आपकी अच्छी बेटी, आपकी फेवरेट बेटी, आपकी वेल बेटी सीना थी, वो मर चुकी है। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं आपकी पॉकेट बनकर अपनी पूरी लाइफ बर्बाद करना नहीं चाहती, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान है, मेरी भी कुछ ख्वाहिश है जो कभी पूरा नहीं हो पा रहा। आपके साथ आपकी अच्छी बेटी बनते-बनते मैं अपने आप को खो चुकी हूँ। अब मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, बहुत हो गया मॉम। मैं आपके अगेंस्ट नहीं जा रही हूँ, लेकिन आपके गलत डिसीज़न के अगेंस्ट जा रही हूँ, ताकि मैं अपने आप को थोड़ा भी पहचान सकूँ कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए। मुझे माफ़ कर दो, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं इस रिश्ते को तोड़ रही हूँ, नहीं चाहिए मुझे सिंह फैमिली, ना ही उनका नाम और रेपुटेशन। ऐसा वो बोल देती है, उसकी मोम तो बौखला जाती है। उनको पता नहीं क्या हो जाता है जो वो पागलों जैसी हरकतें करने लग जाती है। और इतना तो काफ़ी था योना का दिमाग ख़राब करने के लिए। तो अब आंटी जी उठती है और उसके बाद योना को देखती है, उसे फ्लैशबैक आता है थोड़ा-सा धुंधला-धुंधला सा, जहाँ पर जब उसकी फेवरेट बेटी की मौत हुई थी, उसके बाद जब योना अपनी माँ को सँभालने की ट्राई करती है, तो उससे बोलने लगती है कि मरना तो तुम्हें चाहिए था, मेरी बेटी नहीं मर सकती। तुम योना नहीं हो, तुम सीना हो। आज के बाद तुम सीना हो। और वो शॉक में वो उससे बोलने की ट्राई कर रही होती है कि मॉम मैं आपकी अच्छी बेटी बन के दिखाऊँगी, लेकिन वो सुनती नहीं है। वो बस ये बोलती रहती है कि तुम सीना हो, तुम योना नहीं हो, तुम योना नहीं हो दुनिया के लिए। और उसके बाद अभी प्रेज़ेंट में जहाँ पर जब इतना बगावत हो चुका था, तो आंटी जी जो होती है वो उसका गला पकड़ने लगती है, बोलती है कि उसकी जगह पे तुम्हें मरना चाहिए था, तुम ज़िंदा रह गई, वो मर गई, वो मेरी अच्छी बेटी मर गई। जो मेरी हर बात सुनती थी, वो वहाँ पर ज़ोर से उसका गला दबाने लगती है। योना तो ऑलमोस्ट उसके लिए तो अब सब चीज़ मुश्किल हो चुकी थी। उसे लगा था आज वो नहीं बच पाएगी, वो मर चुकी है। आज उसका यहीं पर काम का तमाम होना था। उसको हमेशा जो सफोकेशन फ़ील होता था अपनी खुद की फैमिली में, अपने लोगों के साथ, वो आज बहुत ज़्यादा हद से बढ़ चुका था और उसे लगा ही था कि वो नहीं बचेगी। लेकिन हमें दिखाया जाता है जियान जो होता है वो वहाँ तक आ पहुँचता है। वो दिखता है तो वो वहाँ पर जाके आंटी जी को हटाता है और उसके बाद योना को देखता है और बोलता है आर यू ओके? उससे देखने के बाद उसे एक उम्मीद जगती है, जो वो कैद में, जो एक पिंजरे में एक ऐसी बंदी जो हमेशा दूसरों के इशारों पे नाचती है, उसको एक नई उम्मीद मिलती है। उससे जो चेक करती है रोने लग जाती है और उसे बोलता है कि डोंट वरी, मैं हूँ, मैं आ गया हूँ ना, तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो उसे बस हग करके रोए जा रही होती है। यंग आंटी के नेक पर मारता है और वो बेहोश हो जाती है। वो बोलता है हम इनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, लगता है कुछ इश्यू हुआ है। उसके बाद हॉस्पिटल में डॉक्टर उससे बोलते हैं कोई भी ऐसी चीज़ें मत कीजिएगा जिनसे ये स्टिमुलेट हो जाए और इनको बुरा लगे। और उसके बाद वो फिर से अपने पुराने शौक में चली जाती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के सामने बैठी हुई होती है, रो रही होती है। बाहर दिखाया जाता है डॉक्टर जो होते हैं उसको शायद जियांग ने कुछ तो बोला हुआ था, दोनों इशारे करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं अब जो जियांग होता है वो किसी को कॉल करता है और उसके बाद जो योना थी, योना की फैमिली के बारे में सब कुछ पता करने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि योना को क्या-क्या दिक्कत है और उसने पिछले 5 साल में क्या-क्या झेला है, प्लीज़ सब कुछ पता करो। और उसने सुना हुआ था, अब उसकी मॉम को बोलते हैं कि सीना जिंदा है, तो वो बोलता है इसकी कोई बहन है क्या, ये भी पता करो। उसके बाद हम देखते हैं अब अंदर जब मॉम उठती है तो उस टाइम पे मॉम याद करती है कि योना ने बोला था वो शादी नहीं करेगी शेन से। वो उसे बोलती है कि तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी, मतलब आंटी जी का दिमाग फिर से पीछे चला गया। और वो ये बोल रही होती है कि उसका नाम है, रुतबा है और हमारे स्टैंडर्ड के हिसाब से वो तुम्हारा परफेक्ट ग्रूम है, तो तुम्हें शादी तो करनी पड़ेगी। योना बोलती है मॉम आप, फिर डॉक्टर ने जो बोला था वो याद करती है कि कुछ भी ऐसी हरकतें ना करें जिसके वजह से इनका जो पास्ट है वो स्टिमुलेट हो जाए। अब वो आंखों से आंसू निकालती है और बोलती है मॉम आप टेंशन मत कीजिए,
मत लीजिए। आपको पता है मैं आपकी हर बात मानती हूँ, ये भी मान लूँगी। डाउन टू अर्थ मैं सेन से शादी कर लूँगी। वो खुश होती है, अपनी बेटी को हग करती है। योना मन ही मन में सोचती है कि बड़ी मुश्किल से मुझे कोई नई उम्मीद मिली है, एक होप मिली है लाइफ में, मुझे कुछ और करना है और मैं इस बार इस चीज़ को नहीं जाने दे सकती। आई एम सॉरी मॉम। सही वक़्त आने पे आप भी समझोगे। मॉम उसे बोलती है, तुम्हें उसके घर पे जाके रहना पड़ेगा। सेन फैमिली तुम्हें पसंद भी करती है और उनको इतना खुश कर दो कि 1 महीने के अंदर वो लोग शादी का डेट भी फिक्स कर दे। पहले तो शौक में आती है, बाद में सोचती है बीमार माँ के साथ लड़ने का क्या फ़ायदा? तो वो बोलती है ठीक है मॉम। उसके बाद मॉम तो बहुत खुश होके वो अपनी समधन जी को कॉल करने लगती है, बोलने लगती है कि अगर योना रात को कहीं निकलती है उसे रोक लेना और डोंट वरी, वो किसी मैन के इन्वॉल्व नहीं है। आप लोग तो देख ही लोगे, 1 महीने में मेरी बेटी परफेक्ट बहू बन के दिखाएगी। और योना मन में सोचती है ये अच्छा आइडिया है, उसी घर में रहकर मैं उनके अगेंस्ट सबूत भी निकालूंगी और अपनी आज़ादी का सर्टिफिकेट भी सबके सामने पेश करूंगी। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो बाहर आती है, तभी हमें दिखाया जाता है जियांग उसे बोलता है रुको। वो बोलती है क्यों, अभी भी कुछ बचा है क्या, या फिर तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी है बिकॉज यू हेल्प मी, तो डोंट वरी वो मैं कर दूंगी। और तभी उसे रोकता है और बोलता है चोट लगी है, थोड़ा मलहम पट्टी करने दो। वो उसके आउन पे जो उसकी मॉम ने गला दबाया था तो लाल लाल पड़ गया था, उस पर मलहम पट्टी करने लगता है। यूना थोड़ा-सा बुरा मानती है कि उसने इतनी बुरी तरह से बर्ताव की। वो मन ही मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे इसमें आप एक नई होप क्यों मिलती है, क्यों दिख रही है? और तभी हमें दिखाया जाता है वो उसे बोलता है मुझे पता है तुम शिन को बिल्कुल लाइक नहीं करती। इनफैक्ट मैं भी उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करता, लेकिन इसका कुछ हम कर सकते हैं और तुम्हें उससे पीछा छुड़वाना है, मैं समझ चुका हूँ। बहुत सारे तरीके हैं जिससे लाठी भी ना टूटे और सब भी मर जाए, ऐसा हम कर सकते हैं। और तुम इतने ईज़िली अपनी मॉम के साथ लड़ के नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हारी मॉम का हालत जो है ना, आई थिंक उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका लगेगा। सो कोई और तरीका अपनाओ जिससे आराम से तुम उस गधे से पीछा छुड़वा सको। और मैं तो हूँ ही ना। और मैं सोचती है कि शायद मुझे आइडिया मिल चुका है कि उस गधे के साथ रिश्ता कैसे तोड़ना है। डोंट वरी, मैं इतनी बुरी नहीं हूँ, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि मैं किसी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। क्या हो तुम हो? मन में सोचती है, मतलब आप लोग समझ सकते हो कि शेन के साथ रिश्ता तोड़ने के लिए यूना ने शायद जियांग को एक बल्ली का बकरा बनाने का सोचा हुआ था। जियांग मन में सोच रहा होता है कि 1 महीने का टाइम इनफ है, 1 महीने के अंदर मैं तुम्हारा दिल भी जीत लूंगा। मैं खुद ही चाहता हूँ कि तुम मुझे जरिया बनाओ और शेन के साथ अपना रिश्ता तोड़ो। और डोंट वरी, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारे साथ हूँ। उसका मलहम पट्टी कर रहा था, दोनों एक दूसरे के काफी करीब आए थे। एक होता है ना अजीब सा एहसास महसूस हो रहा था एक दूसरे के साथ। इन दोनों शेन की जो मॉम होती है और शेन दोनों योना के साथ होती है। मॉम बोली होती है डोंट वरी बेटा, 1 महीने के अंदर हम शादी का डेट निकाल ही देंगे और उसके बाद हम ग्रैंड वेडिंग करेंगे। वो बोलती है ठीक है आंटी, आपको जैसा सही लगे। मैं होती कौन कुछ बोलने वाली, इतनी स्वीट बोल रही थी कि मॉम तो कुछ ज्यादा ही कन्विंस हो रही थी। और हमें दिखाया जाता है ऊपर वाले में जहाँ पर जो जियांग था वो बोल रहा होता है कि इसको मैं यहाँ पर इसलिए लेके आया था ताकि ये सेन के अगेंस्ट सबूत ढूंढ सके, मैं इसकी मदद करूं। लेकिन ये यहाँ पर तो रिश्तेदारी करने में लगी है, मैं ये करने तो नहीं लाया था। उससे गुस्सा आ रहा होता है और जैसे ही जो यूना है ऊपर की तरफ बड़े प्यार से देखती है शेन को, जियांग को। जैसे ऊपर की तरफ बड़े प्यार से जियांग को देखती है, उसके बाद तो वो उसका मुंह तो बंद हो जाता है। मतलब होता है ना कुछ आगे बोल नहीं पाता, लेकिन हाँ जेलस हो रहा था। और हमें दिखा जाता है उसके बाद जो शेन है वो योना को रूम तक छोड़ने के लिए आता है। वो बोलती है ये वाला रूम किसका है? वो बोलता है वो एक्चुअली मेरे अंकल का है। डोंट वरी, अंकल तो 90% टाइम तो बाहर में रहते हैं और अगर घर में आते तो भी कोई ना कोई लड़के लेके आएंगे। डोंट वरी, यहाँ पर हमें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वो बोलते ठीक है, अंदर जाती है। उसके बाद हमें दिखा जाता है योना की दोस्तों से बोलती है कि जो जियांग है वो पिछले 5 साल से बाहर ही रहा है और वो कुछ मिस्ट्रेस टाइप का है और उसने बहुत बड़े कंपनी को अकेले खड़ा किया हुआ है। वो अपनी शेन फैमिली से इतना ज्यादा ताल्लुकात रखना पसंद नहीं। ग्रीन सिग्नल समझो। वो बोलती है मुझे पता नहीं आप क्या सोच रहे हो, लेकिन हाँ अगर मैं इस कमरे में आई हूँ, मीन्स एक्चुअली हुआ क्या ना, वो मेरे शावर का पानी आ नहीं रहा था तो मैंने सोचा फ्रेश होने के लिए इस कमरे का इस्तेमाल कर सकती हो ना, आफ्टर ऑल आप फैमिली मेंबर हो। वो बोलता है हाँ तुम इस कमरे में कभी भी आ सकते हो, लेकिन तुम्हें देखे लग नहीं रहा कि तुम सिर्फ फ्रेश होने के लिए आई हो। उसके लिप को टच करता है और हमें दिखाया जाता है लिपस्टिक जो अभी अभी लगा के आई थी वो उसके हाथ में लगता है। वो बोलता है लग नहीं रहा, यहाँ पर तुम कुछ और इरादे से आई हो। वो बोलती है हाँ ये सच है कि मैं यहाँ पर कुछ और इरादे से आई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस पर भी कामयाब होने वाली हूँ या नहीं। वो बोलता है अगर आप यहाँ पर किसी इरादे से आई हो तो मेरा फर्ज बनता है कि आपको कामयाब करो। उसके बाद वो उसके बहुत करीब आता है, उसे गोदी में उठाता है, उसे बेड पे रखता है। और तभी योना जो होती है वो बोलती है यहाँ पर इसलिए आई हो क्योंकि आपने उसे प्रॉमिस किया था कि सेन से पिता छुड़ाने में आप मेरी मदद करोगे। और मैंने सुना हुआ है शेन इस फैमिली का असली बेटा नहीं है, इसलिए आप उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती। वो बोलता है काफी फास्ट हो। तभी पता चलता है कि योना को शेन की असलियत पता चल चुकी थी। उसकी मॉम पहले ऑलरेडी
किसी और से प्रेग्नेंट थी और इस फैमिली का वारिस बनाने के पीछे पड़ी हुई थी। और वो बोलती है ये सब कुछ होगा अगर आप ये प्रूव कर पाओ कि शेन इस फैमिली का बेटा नहीं। अगर वो एक भी प्रूफ मेरे सामने ले आ पाओ ना, तो उस टाइम पे आपको जो चाहिए मिल जाएगा। वो बोलता है क्या अभी मुझे इंटरेस्ट मिल सकता है। ये सुनने के बाद वो बोलती है क्या चाहिए। वो उसे बोलता है वही जो आप सोच रहे हो उसे किस करती है। उसके बाद जियांग है वो बोलता है कि क्या आप मुझे इस्तेमाल कर रहे हो उससे पीछा छुड़ाने के लिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसके लिए ओके हूँ। आई एम ओके विथ इट। वो बोलती है अगर ओके विथ इट हो तो अपना काम ही करो, मेरी मदद करो। मुझे उस पर बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए सबूत चाहिए होता है। इसको करना है तो क्या हम बात कर सकते हैं। योना बैठती है और तभी हमें दिखाया जाता है वो तो कंटिन्यूसली शेन को सीरियस करने की ट्राई कर रही थी, मेक श्योर कर रही थी कि योना को सच पता चले। मतलब होता है ना पकड़ में आने की ड्रामा कर रही थी, लेकिन योना को तो ऑलरेडी पता था। सो वो भी ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं। वो बोलती है मुझे थोड़ा सा काम है तो मैं आती हूँ, ओके। उसके बाद वो ऊपर वाले माले में जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ऊपर वाले माले में जियांग ये सब कुछ देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है ये दोनों एक दूसरे के साथ चिपके जा रहे थे और वो ये भी बता देती है कि उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और तभी वो उससे बोलता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, थोड़ा पैसेंस से। ऊपर शोना बोलती है डोंट टेल मी, ये तुम्हारा काम है। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें इससे पीछा छुड़वाना है, उसके लिए तुम मेरा इस्तेमाल कर रही थी। मैंने सोचा कि कल जो भी हो उसके बाद तुम्हें थोड़ा सा रिवॉर्ड दो, तो मैंने कर दिया। बस आई होप तुम खुश होगी। वो हंसती है, बोलती है कि मैं इतने घटिया आदमी के साथ शादी करने वाली हूँ, मुझे यकीन हो नहीं रहा, लेकिन खैर छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है। अगर इतनी मेहनत कर ही लिया तो थोड़ा तुम्हें रिवॉर्ड देना भी बनता है। उसके बाद उसे किस करती है और तभी उसे किस पर करने वाला था। तभी वो बोलती है आज के लिए इतना ही, क्योंकि रिवार्ड ना कम कम दिया जाए तो ही वो रिवार्ड लगता है, ऐसा बोलती है। और उससे बाय बोल के नीचे की तरफ जाते हैं जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। लेकिन जैसे उनको आइडिया होता है योना आने वाली है, उसके बाद वो एक दूसरे से अलग होते हैं। उसके बाद योना बोलती है तुम दोनों का वो जो भी चला था खत्म हो गया, मतलब वो इसका डिस्कशन। वो बोलते हैं हाँ अभी तो खत्म हुआ है। और तभी योना बोलती है उसकी गर्लफ्रेंड को कि कल इसका बर्थडे और मैंने बहुत बड़ी सरप्राइज पार्टी रखी हुई तो आ जाना। वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे हमें देखा जाता है बर्थडे पार्टी पे, जहाँ पर सब लोग कंग्रेचुलेट करते हैं शेन को। और तभी सब लोग उन दोनों को एज कपल मतलब योना और शेन के सगाई के लिए कंग्रेचुलेशन करती है और शादी की मुबारकबाद देने वाले थे। तभी हमें देखा जाता है योना बोलती है एक्चुअली मैंने इस पार्टी को इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं अपनी फियांसी को लाइफ की सबसे बड़ी खुशी दे सकूं। तभी शेन बोलता है तुम कितनी प्यारी हो। बोलती है वो तो बाद में पता चलेगा, रुको। और उसके बाद हमें देखा जाता है जियांग वहीं पर था। उसका दोस्त बोलता है लेकिन तो आ नहीं रहा, इस लड़की के ऊपर तुम इंटरेस्टेड हो जो ऑलरेडी किसी और के साथ है। वो बोलता है नहीं नहीं थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद ये रिश्ता यहीं पर खत्म होने वाला है। उसके बाद योना बोलती है मैंने अपनी फियांसी के लिए एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया हुआ था क्योंकि मैं सारी दुनिया को ये दिखाना चाहती थी कि मैं अपनी फियांसी से कितना प्यार करती हूँ। उसके बाद वो शेन की गर्लफ्रेंड को बुलाती है कि यहाँ पर आना जा रहा है। उसके बाद उसे शेन की तरफ धक्का देती है और बोलती है आप दोनों तो एक दूसरे के लिए बने हो। शेन बोलता है क्या कर रही हो। तभी वो बोलते कुछ नहीं, मैं तुम्हें सच दिखा रही हूँ। एक्चुअली मिस लिली और शेन एक दूसरे को इतना लाइक करते हैं कि उनके लिए ना कोई जगह ना प्राइवेट या फिर पब्लिक होता नहीं है। उसके बाद वीडियो प्ले करते हैं जहाँ पर कल वो दोनों एक दूसरे के साथ लगे पड़े थे। इतना एम्बैरेसिंग था शेन के लिए। और तभी योना क्यों इसके बारे में पता था, उसे पता चल जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें अगर इसके बारे में ऑलरेडी पता था तो इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी। क्यों ना बोलती है क्यों ना करती मैं ड्रामा, क्योंकि तुम शो कल अच्छे बेटे बन के सबकी लाइफ खराब कर रहे हो। तुम्हारी वजह से हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा है और तुम्हें लगता है कि मैं तुम दोनों कैसे छोड़ देती। और तभी हमें दिखा जाता है सारी दुनिया के सामने सच आ जाता है कि ये तो उसको चीट कर रहा था। क्यों ना जो होती है उसको जो शेन था तमाचा लगाने वाला था उसे रोक दिया। बोलते है कि मैं तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरने वाली। उससे बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम एक आइडियल रटो, लेकिन तुम इतने खतरनाक हो मैंने सोचा नहीं था, लेकिन आई एम मोर इंटरेस्टेड इन यू। वो बोलते है कि तुम इंटरेस्टेड हो सकते हो लेकिन मैं एक टीचर के साथ इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वहाँ पर आता है कि जियांग हारू बोलता है बहुत हो गया तुम्हारा तमाशा। तभी बोलता है कि मेरी फियांसी है तो हमारे बीच में मत आओ। बोलता है ठीक फियांसी अभी नहीं है तो मैं बीच में आ सकता हूँ, तुम्हारी नौटंकी बहुत हो गई। उसके बाद योना बोलती है लेडीज एंड जेंटलमैन एक्चुअली यहाँ पर मैंने पार्टी इसलिए नहीं रखा था क्योंकि मुझे अपनी सो कॉल एक्स फियांसी की बर्थडे पार्टी को सेलिब्रेट करना था। मुझे तो बस क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते तो अपना रिश्ता तोड़ना था और मैं एक से रिलेशन में थर्ड व्हील बन के तो नहीं रह सकती। सो इट्स जस्ट एंडेड हियर, मैं इसकी कोई फियांसी नहीं हूँ। और तभी वो बोले जा रहा होता है कि अगर तुम ये सब कुछ यहीं पर रोकोगे तो हो सकता है मैं इसके लिए माफ करूँ। बोलते मुझे कोई शौक नहीं है और इसी रिश्ते को यहीं पर तोड़ा जाता है बोलकर उस सबके सामने अपने एंगेजमेंट को तोड़ देती है। उसके बाद योना बोलती है तो फाइनली मैंने अपना कचरा वाला रिश्ता तो खत्म कर दिया और हाँ मैंने मीडिया वालों को वो न्यूज़ दे दिया है कि तुम इस फैमिली के असली बेटे नहीं हो, तुम इस फैमिली के नाजायज बेटे हो जो तुम्हारी मम छुपाकर इस फैमिली का हाल बनाने के पीछे पड़ी हुई थी। तो हैप्पी वेडिंग मिस्टर एक्स फियांसी बोल के वो वहाँ से जियांग के साथ निकल लेती है।
सो विद दैट सेड ये ड्रामा यहीं पर खत्म। आई नो बहुत छोटा-सा ड्रामा था लेकिन मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और ऐसे स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड कैरेक्टर अच्छे भी लगते हैं। तो आई होप आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ ऐसा ही एक और ड्रामा लेके बहुत जल्द। तब तक के लिए अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।